One of the 8 bear species, sloth bears, are endemic to the Indian subcontinent. The sloth bear was named because it was mistaken for a bear-like sloth. These small bears stand about 75 cm tall at the shoulder and weigh about 91 to 113 kilograms. Sloth bears do not hibernate but sleep about 10 to 16 hours a day. They have a lifespan of 16 years in the wild, though captive individuals can live till 40. They are easily distinguishable by their shaggy fur and long muzzle. These unique bears are fond of insects, fruits, and honey. Their long claws help them dig into termite and ant mounds. Mothers often carry the children on their backs to safeguard against predators. Adult sloth bears have very few predators but are threatened by poaching, hunting, and habitat loss. This has caused them to be listed as vulnerable in the IUCN Red List. Far from being aggressive, these sloth bears are more scared of you and you are of them. आज हम बात करेंगे स्लॉथ बेयर्स की, क्योंकि आज है वर्ल्ड स्लॉथ बेयर. टुमारो 12 अक्टूबर इज़ मार्क्ड एज वर्ल्ड स्लॉथ बेयर डे. और इसी पे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है कार्तिक सत्यनारायण जी, को फाउंडर एंड CEO वाइल्ड लाइफ SOS. आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार. नमस्ते. थैंक यू. So Karthik, before we go into the sloth bear and its habitat, we like to thank you, of course, for putting an end to the dancing bear. It used to be a regular feature. I remember ki you would have a handler for the sloth bear and they would be dancing to the tune of the drum beat and entertaining the crowd, but that's come to an end. Karthik, sloth bear ke baare mein is context mein bataiye. Actually they are very powerful and aggressive creatures as opposed to also being very sensitive and very peaceful creatures as well. How is it that they came to be dancing bears and how did you put it to an end? तो स्लॉथ बेयर्स आर मैजिकल क्रीचर्स. एक तरीके से सिर्फ हमारे देश भारत देश में स्लॉथ बेयर पाया जाता है और इसके लिए हम सब भारतवासियों को बहुत गर्व होना चाहिए कि 8 स्पीशीज़ जो भालू है पूरे दुनिया में, उसमें स्लॉथ बेयर जो है केवल हमारे देश में पाया जाता है, जबकि ये एक एवरेज साइज़ का ही बेयर है. और जैसे आपने देखा 80 से 110-120 किलो तक का वज़न होता है, पर इतने वो प्रोटेक्टिव है अपने बच्चों को बचाने के लिए. उसके जो 1 या 2 बच्चे होते हैं और वो उसके पीठ पे चलते हैं जब तक वो करीब 6-8 महीने के हो जाते हैं. और यदि टाइगर्स भी आते हैं उनके सामने, क्योंकि टाइगर और लेपर्ड ही भालू के बच्चों को खाने के लिए, उनको शिकार करने के लिए आते हैं, और उनसे बचाने के लिए जो स्लॉथ बेयर जो माँ होती हैं भालू, वो 2 से 3 टाइगर का भी सामना कर लेती है, अपना जान भी खो देती है, पर बच्चों को हानि नहीं पहुंचाने देगी. मतलब ये एक तरीके से इट शोज़ द प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट और जितना फियर्स होते हैं. और एक दूसरे साइड से आप देखेंगे तो ये बहुत शाय हैं, बहुत ही चुप चुप के चलते. आपको टाइगर जंगल में दिख जाएगा, तेंदुआ दिख जाएगा, पर ये स्लॉथ बेयर देखना बहुत मुश्किल है. मतलब 10 टाइगर और 1 स्लॉथ बेयर देखना एक बराबर है साइटिंग के हिसाब से. और इतने रेयर है, इतने, और ये लुप्त इसीलिए होते जा रहे हैं कि एक टाइम था, क्योंकि ये ऐतिहासिक इश्यू है, 400 साल पहले कुछ कलंदर जो पर्शिया से हमारे देश आए थे, उस समय तो कोई बॉर्डर्स था नहीं, यहाँ मुग़ल जो राजा थे उनके कोर्ट में, उनके एरिया में आके, उनके किलों में आके, वो दरबार में आके वो खेल तमाशा करते थे भालू, बंदर और इन सब जानवरों के साथ. पर अब वो समय चला गया और 90 में 1995 में हमने ये देखा
कि भालू जो है, ये कलंदर मदारी जो एक जगह नहीं रुक पाते थे, नोमैडिक हो गए थे, जिप्सीज बन गए थे, और एक जगह से दूसरी जगह, कभी हरियाणा से जम्मू चले गए, जम्मू से कश्मीर चले गए, कश्मीर से महाराष्ट्र चले गए, ऐसे वो चलते गए अपने भालू को लेके, ट्रकों में कहीं भी उनको रास्ता मिल जाता है, और वो भालू को कंट्रोल कैसे करते थे। तो जब हमने 1995 में देखा ये चीज़, हमें हैरानी हुई, क्योंकि इंडिया में, हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो कानून है, वन्य जीव को संरक्षण वाला जो कानून है, 1972 में बनाया गया था, जो कि एक बहुत प्रोग्रेसिव एक्ट है। और अमेरिका जैसे एडवांस देशों में भी इतना संरक्षण नहीं दिया जाता है उनके वन्य जीवों को। यूके में, यूरोप में, अमेरिका में उन्होंने अपने वन्य जीवों को खो दिया, उनके बेयर्स और वुल्फ्स को हंट करके ख़त्म कर दिया। पर हमारे भारत देश ने ये कानून, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के वजह से हमारा वन्यजीव संरक्षण है और सुरक्षित है। So we've kept it preserved. We've been able to preserve all this. So अगर आपकी संस्था की बात करें, वाइल्ड लाइफ SOS, तो आपकी संस्था किस तरह से कार्यरत है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में, या स्लॉथ बेयर्स की अगर बात करें तो हमारा संस्था का नाम वाइल्ड लाइफ SOS है, और हमने 1995 में इसको शुरू किया था। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था कि हम पब्लिक के साथ काम करें, सरकार के साथ कोलैबोरेट करें, और कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ के एक पार्टिसिपेटिव तरीके से वन्य जीव का संरक्षण करें। और प्रॉब्लम हर देश में, हर जगह में, हर सोसाइटी में प्रॉब्लम्स तो होती है, और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी होता है। तो हमने सोचा कि ये जो स्लॉथ बेयर जो लुप्त हो रहे थे, पर ये मदारी जो है, ये इनको कई सालों से, पीढ़ियों से यूज़ कर रहे थे, पर ये गैरकानूनी भी था, पर इनके पास और कोई आमदनी भी नहीं थी, बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे थे, मतलब बिल्कुल उनके पास घर में पानी पीने का टॉयलेट लेटरिन भी नहीं था, और बच्चों को, लड़कियों को 10-11 साल में वो शादी करा रहे थे। तो जब हमने देखा इतने सारे सोशल इविल्स है और ये भालू के सराउंडिंग इश्यू है, तो हमने सोचा यदि ये लोग ये गैर कानूनी काम, भालू को नचाना, पकड़ना, उनको सताना, ये छोड़ दे, तो इन लोगों का सोशल अपलिफ्टमेंट हो सकता है। तो हमने उसको कंबाइन किया कि इसको सस्टेनेबल तरीके से हम भालू का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो वाइल्ड लाइफ SOS, और हमारे एक सीनियर को फाउंडर है गीता शेषमणि जी, जो इंग्लिश प्रोफेसर थे दिल्ली में, तो हम लोगों ने मिलके एक संस्था ये स्थापित किया था 1995 में। उसके बाद भारत सरकार के सहायता से, हर स्टेट के सरकार के सहायता से हमने 4 भालू संरक्षण केंद्र शुरू किए, जिसका हमारे पूरे दुनिया का सबसे बड़ा स्लॉथ बेयर का भालू संरक्षण केंद्र है आगरा में, जो कि 165 एकड़ करीब का है, और इसमें हमने 200 करीब भालू रेस्क्यू करके लाए थे। पर जब हमने ये कलंदर मदारियों को ये ऑफर दिया कि आप गैरकानूनी काम कर रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए, आपके बच्चे स्कूल जा सकते, तो हमने 11,600 बच्चों का स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड किया, ताकि वो शिक्षा से, जब एक बच्चा शिक्षित हो जाता है, वो भालू या सांप या किसी भी जानवर से भीख नहीं मांगना चाहेगा, क्योंकि हमें गर्व हो जाता है शिक्षा से, हम सीख लेते हैं। उसके साथ साथ हम उस कम्युनिटी के महिलाओं को एम्पावर किया और उनको सेकेंड इनकम अर्नर्स बनाया, जिससे वो भी कुछ कमा सकते थे अपने बच्चों का, अपने खुद की दवाई दारू का देखभाल करने के लिए। इसके अलावा जो आदमी थे जो काम करते थे, भालू के ऊपर निर्भर थे, 3,000 परिवार करीब निर्भर थे, हमने उन सब को दूसरा काम में पुनर्वासन करवाया। कोई वेल्डिंग का काम सिखाया, ड्राइवरी का काम सिखाया, किसी का दुकान सेट करवाया, ऑटो रिक्शा उनको बैंक लोन से दिलवाया। इस तरीके से कर करके हमने 17 साल लगे हमें, मतलब हमने सोचा ये पूरा ज़िंदगी भी हमारा चला जाए इस लाइफ टाइम में, एक हम प्रॉब्लम भारत माता का सॉल्व कर दे तो हमें खुशी होगी। और हमने 17 साल में ही उसको सॉल्व कर दिया था, पर उसके बाद भी हम कंटिन्यू करते गए। कम्युनिटी दो चीजें हो रही हैं, एक भालू की संरक्षण तो हो ही रही है, साथ ही में जो फैमिलीज हैं, बिकॉज लोग ये सोचते हैं, हम कभी भालू को नाचते हुए देखते हैं तो हम ये नहीं रिलेट कर पाते कि कितना पीड़ा से उसको गुजरना पड़ता है जब वो डांस कर रहा है। तो आप उनकी संरचना तो कर ही रहे हैं, आप फैमिलीज, लाइवलीहुड फैमिलीज के लिए वो भी क्रिएट कर रहे हैं, तो दो चीजें एक साथ हो रही हैं। जी, हम इसी तरीके से सस्टेनेबल तरीके से इसको सॉल्व कर पाए। 628 भालुओं को हमें रेस्क्यू करना पड़ा, उनका संरक्षण करके फिर उनको पुनर्वासन करना पड़ा। पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जो भालू ये नचाते कैसे थे
भालुओं को। तो जंगल से ये कलंदर मदारी लोग जो है, ये वहाँ के लोकल आदिवासी तस्करों के साथ कोलैबोरेट करके ये तस्कर जंगल में जाते थे। जो मादा भालू होती थी अपने बच्चों को देके बाहर जाती थी खाना पीना ढूंढने के लिए, वो दीमक और शहद ये सब खा के वापस जाती थी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। उस टाइम वहाँ जाके वो आग जला देते थे और दोनों बच्चों को, छोटे मतलब कुत्ते के पिल्ले के साइज़ के होते थे, इनको निकाल देते थे। उसके बाद यदि मादा भालू आ गई तो उसको तीर से या बलम से उसको मार देते थे, उसके अंग निकाल देते थे बेचने के लिए। क्योंकि ये जो स्लॉथ बेयर के बॉडी पार्ट से एक बेयर पॉ सूप बनता है जो $500 में बिकता है चाइना में। तो इस तरीके से सारे उसके बॉडी पार्ट्स चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज़ होता है। ये जो बच्चे हैं इनको निकाल के बोरियों में भर के ये बेच देते थे कलंदरों को। कलंदर जो है उसको 4 आदमी छोटे से बच्चे को पकड़ लेते थे और एक लोहे के रॉड से उसके दांत तोड़ देते थे और वो बच्चा चिल्लाता है जैसे हमारे बच्चे चिल्लाते, उसी टाइप का आवाज़ होता है। और फिर एक लोहे के रॉड से उसको गर्म करके उसमें से ये छेद कर देते थे मुंह में, और फिर आंख के बीच में से एक और छेद कर देते थे नाक के अंदर, फिर एक मोटा सा रस्सी डाल देते थे और ये इसको ट्रीट नहीं होने देते थे। मतलब जो वूंड है उसको हमेशा रॉ रखते थे ताकि वो दर्द रहे। और वो दर्द से यदि आप के किसी के नाक में, मेरे नाक में ही आप छेद कर दोगे और रस्सी खींचोगे तो मैं तो जो भी आप बोलेंगे मैं करूँगा, मैं नाचूंगा, कूदूंगा। तो ये जो कूदना, तो रस्सी को ऐसे करते थे और डंडे से मारते थे भालू को। तो जैसे ये कूदते थे उसको लोग आकर्षित होते थे कि अरे ये तो भालू नाच रहा है। पर लोगों को ये अवेयरनेस नहीं था कि ये पीड़ा में नाच रहा है, दर्द में नाच रहा है, इसके साथ अत्याचार हो रहा है। और हम ये नहीं कहते कि कलंदर जो करते थे वो अच्छा था या बुरा था, पर उनको यही काम आता था, उनके पास और कोई चारा था नहीं, तो हमने वो चारा दिया उनको ताकि वो बच्चों को 11 साल 12 साल में चाइल्ड मैरिज जो भी इलीगल है वो भी बंद करें। तो उस तरीके से हमने उनके विमेन एम्पावरमेंट भी एड्रेस करी ताकि वो बच्चों को भी देखभाल कर सकते, उनका सोशल अपलिफ्टमेंट भी करवाया ताकि ये भालू और कलंदर जिनके ये एंटेंगलमेंट से दोनों का हानि पहुंचता था, हमने उसको अलग करके एक तरीके से ये इंडिया का जो सबसे बड़ा एक वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन था एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन था एंड सक्सेस स्टोरी था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का, जो पूरे दुनिया में कई देशों से हमें रिक्वेस्ट आता है कि आप इसके बारे में ये मॉडल हमें बताइए, हम भी सॉल्व करना चाहते हैं। आज की तारीख में यूरोप में हंगेरी, आर्मेनिया ऐसे जगह में अभी भी यूज़ होते हैं उनके ब्राउन बेयर्स, यूरोपियन ब्राउन बेयर्स, और वो हमारे मॉडल देख के, भारत का मॉडल देख के वो वहाँ ट्राई कर रहे हैं सोल्यूशन निकालने के लिए। कार्तिक, एक तरीके से एनिमल क्रूएल्टी के कई डायमेंशंस हैं जो हमें पहले पता नहीं था। उसके जो सराउंडिंग जो इकोसिस्टम है उसको आपने जो है खारिज कर दिया सो दैट द एनिमल इज प्रिजर्व्ड और वो अपने वाइल्ड लाइफ में दोबारा इंटीग्रेट हो जाए। कार्तिक जी, आप वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू के साथ क्या काम कर रहे हैं? फॉर इंस्टेंस, आर यू ऑल्सो रेस्क्यूइंग स्नेक्स एंड अदर फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ जो ह्यूमन हैबिटेशन को थ्रेटन करता है? जी बिल्कुल, वी रन अ वाइल्ड लाइफ रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट। हमारे हॉटलाइंस होते हैं जो कि 9871963535, ये नंबर लोग कॉल कर सकते हैं कभी भी, दिन रात 24 घंटे हमारा यूनिट ऑपरेशनल रहता है। और दिल्ली NCR के एरिया में, आगरा मथुरा के एरिया में और बड़ौदा गुजरात में, यहाँ हमने हॉटलाइंस शुरू कर रखी हैं। कोई भी लोग हमें फ़ोन करे, चाहे उनके घर में सांप हो, घायल चिड़िया हो, मगरमच्छ हो, कई हमें कॉल्स आते हैं कि हमारे स्विमिंग पूल में मगरमच्छ आ गया, क्योंकि विश्वामित्र रिवर जाता है बड़ौदा में, तो जब बारिश होती है तो सारे मगरमच्छ निकल के लोगों के घरों में घुस जाते हैं। और यहाँ दिल्ली में ही आप लोगों के घरों में नीलगाय आ जाती हैं, गोहेरा आ जाता है, पॉर्क्यूपाइन आ जाता है, कई इश्यूज होते हैं। आप मगरमच्छ रख नहीं सकते एज अ पेट? हमें एक बार रखना पड़ा कई महीने तक, हाँ, एज अ ट्रीटमेंट, क्योंकि कोर्ट ने हमें ऑर्डर दिया था कि आप इसको इलाज करके फिर आप दिल्ली चिड़ियाघर में दोगे, तो ट्रीटमेंट करने के बाद हमें ये वापस रिलीज़ करना पड़ता है। तो हमारा मकसद ये है कि चाहे लोगों को परेशानी हो जानवरों से या जानवर को परेशानी हो लोगों से, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ह्यूमंस और वाइल्ड एनिमल्स के बीच में, इसको मिटिगेट करना हमारा उद्देश्य है। और हम लोगों को अवेयर करते हैं, उनको जागृत करते हैं कि जैसे हमारे देश में 172 तरीके के सांप हैं, जिसमें से केवल 4 सांप विषीले होते हैं
और वो विष क्या होता है, लोग सोचते हैं कि सांप डस देगा तो मर जाएगा आदमी, ये सब बिल्कुल बकवास है, क्योंकि सांप का जो विष है वो केवल वेनम ग्लैंड होता है जो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोटीन है डाइजेशन के लिए। जैसे हम कुछ खाते हैं इंसान, तो हमें हमारा जो डाइजेशन के लिए जो हमें पित्त यूज़ करते हैं हमारे पेट में, वो उनके सांपों के लिए, क्योंकि उनके पास चबाने के लिए हमारे जैसे जबड़ा नहीं है, वो चबा नहीं सकते, निगलना पड़ता है उनको। आप सोचिए यदि मेरे हाथ बांध दिए गए, पैर बांध दिए गए, मेरे पास कान नहीं है और मैं बहुत कम देख सकता हूँ और मुझे पसली पे चलना पड़ेगा, तो कितना दिन मैं जी लूँगा। सांप का ये सिचुएशन है, मतलब डायनासोर एज से वो इवॉल्व ही नहीं हुए, मतलब इतने एक तरीके से मासूम जानवर हैं, और हमारे डर के वजह से हम डर जाते हैं, और हमारे जागरूकता ना होने की वजह से हम लोग डरते हैं सांप से। जी जी। बल्कि ना सांप सुन सकता है, तो मदारी जो सपेरा जो पी पी करता है अपना बीन के साथ, वो सब पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने वाला बात है, क्योंकि वो ना सांप सुन सकता है, उसको सांप केवल डर रहा है। जितना हम सांप से डरते उससे 10,000 गुना ज्यादा सांप हमसे डरता है। जी बिल्कुल। और ये लोग ये हम समझ नहीं पाते अक्सर। जी जी, वही कोएग्जिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, उनको समझे, क्योंकि वो बहुत बेजुबान है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। जी जी जी। आप और भी कई जानवरों के संरचना का काम कर रहे हैं, जैसे हाथी है, एलिफेंट्स का एक बड़ा हॉस्पिटल भी आपने खोला है, उसके बारे में भी कुछ हमें बताएं। जी, वाइल्ड लाइफ SOS ये हॉटलाइंस भी चलाते हैं ताकि हम हमेशा लोगों को असिस्ट कर सकते हैं, पब्लिक को असिस्ट कर सकते हैं, पुलिस को असिस्ट कर सकते हैं रेस्क्यू में। और ये करते हुए हम हमारा एक बीमारी है, बहुत गहरा बीमारी, हम किसी भी रिक्वेस्ट को हम ना नहीं बोल पाते हैं, और उस वजह से चाहे वो गुलदार हो, चाहे टाइगर हो, चाहे वो लकड़बग्गा हो, चाहे हाथी हो, हम उसको मदद करने के लिए जाते हैं और लोगों को मदद करने के लिए जाते हैं। तो हमारा मेन फोकस है वन विभाग, पुलिस के साथ उनको सहायता देना, उनको असिस्ट करना। जैसे हर बार जब इंडिपेंडेंस डे का मार्च होता है तो हमारी पूरी टीम वहाँ लग जाती है कि कोई सांप या कोई जानवर आके डिस्टर्ब ना करे मूवमेंट्स को। इसी तरीके से हमने वाइल्ड लाइफ SOS ने 2018 में हमारे भारत देश का सबसे पहला हाथी अस्पताल स्थापित करवाया था, और जो मथुरा में है, केवल 2 घंटा दूर दिल्ली से। और फिलहाल हमारे पास वहाँ 40 हाथी इलाज के लिए आए हुए हैं, अंधे, लंगड़े, लूले, जो बिल्कुल चल नहीं पाते हैं, ऐसे जानवर आते हैं। और वो एक ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ हर तरीके का इलाज होता है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड आई का, और लेज़र थेरेपी ट्रीटमेंट, डिजिटल पोर्टेबल एक्सरे। क्योंकि हाथी ऐसा नहीं है कि आप जैसे कुत्ते को डॉक्टर के पास ले गए तो पशु चिकित्सक के टेबल पे हम उठा के रख सकते हैं कुत्ते को, पर हाथी को नहीं उठा सकते। तो पशु चिकित्सक और एक्सरे मशीन को हाथी के पास जाना पड़ता है। वैसे कुत्ते को रखना भी आसान नहीं है अगर आप उसको वेट के पास ले जाएं तो, क्योंकि वो भी स्मेल कर सकता है, वो भी चढ़ना नहीं चाहता है, फ्रॉम पर्सनल एक्सपीरियंस। क्योंकि इट्स अ वर्ल्ड स्लॉथ डे टुमारो, एज वेरोनिका हैड पॉइंटेड आउट, आप स्लॉथ बेयर को कैसे रिहैबिलिटेट करते हैं, उनके साथ क्या ट्रीटमेंट है, क्या डिफिकल्टीज हैं इन द रिहैबिलिटेशन? तो जब हमने ये 628 स्लॉथ बेयरों को रेस्क्यू करी और ये कलंदर समाज ने हैंड ओवर करी, उनका पुनर्वासन के साथ साथ हमें ये स्लॉथ बेयर भालुओं का पुनर्वासन करना ज़रूरी था। मेन इशू ये था कि जब ये बच्चों से लेके 4-5 साल तक का अत्याचार इनके साथ हुआ था, मतलब एक तरीके से आप किसी बच्चे का अपहरण कर लो और उसको अत्याचार करो तो वो चाइल्ड कितना ट्रॉमेटाइज हो जाता है, उसी तरीके के ट्रॉमा हमने ये भालू में देखा। इनके नाक में 2-4 छेद थे, जब वो खाना खाते थे उनके दांत टूटे हुए थे तो वो खा नहीं पाते थे, उनको काफ़ी दर्द महसूस होता था, खाना मुंह के ऊपर से निकल जाता था, और वो इतने ट्रॉमा में थे कि वो एक स्टीरियोटिपिक बिहेवियर बोलते हैं, तो वो कंटिन्यूसली ऐसे, जैसे सर्कस में आप देखते हैं जो शेर गुलदार अप डाउन अप डाउन अप डाउन करते हैं, उस तरीके के बिहेवियर के साथ आते हैं। तो ये है साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, बहुत गहरा, और मेंटल स्कार्स। तो इनके साथ हमें पुनर्वासन के लिए एक तो हमें उनको जंगल का माहौल देना पड़ा, जो आज़ादी उनसे बचपन में छीना गया था वो हमें वापस देना पड़ा उनको। तो हमने उनको फॉरेस्टेड एंक्लोजर्स दिया, बड़े बड़े एंक्लोजर्स, ताकि वो आज़ादी से घूम सकते। उनके नाखून काटे गए थे बेचने के लिए कलंदर समाज के ज़रिए, तो उनको वो जहाँ भी हो सकता है वो हमने रेस्टोर किया। उनको हमें रूट कैनाल सर्जरीज करना पड़ा, यूरोप से हमने वेटनरी डेंटिस्ट
को वॉलंटियरिंग के लिए बुलाया, स्पेशल ड्रिल्स बनवाए और हर भालू का हमें 4 रूट कैनाल सर्जरीज करना पड़ा, एंडोट्रैकियल ट्यूब हमें मंगाना पड़ा, जिससे हम एक भालू का अस्पताल भी है आगरा में, हमारे जो भालू संरक्षण केंद्र है, जो शायद दुनिया का सबसे भारत का सबसे बड़ा भालू संरक्षण केंद्र है, जहाँ ऐसा हॉस्पिटल है। तो उनको बेहोश करके ये रूट कैनाल सर्जरीज करके, ताकि उनका दर्द जो आप जानते हो दांत का दर्द सबसे बुरा होता है, और उसको एड्रेस करने के लिए हमने ये काम शुरू करवाया। उसके साथ साथ उनको कई चीज़ें हमें करना पड़ता है, जैसे खाना छुपा दिया, मूंगफली छुपा दिया, फल देते हैं उनको, क्योंकि ये भालुओं को केवल रोटी और सरसों का तेल के साथ खिलाया गया था, पर जंगल में भालू दीमक, शहद, कीड़े और जो ट्यूबर्स होते हैं, अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, ये सब खाता है, और लैंटाना के फ्रूट्स बहुत खाते हैं। और एक तरीके से भालू जो है जंगल में किसान है, जंगल का किसान है, जंगल को चालू रखता है, क्योंकि वो फल खाते हैं और उनके बीज उनके लेट्रिन में जाके ऑटोमेटिकली वो इरिगेट हो जाते हैं और जर्मिनेट होते हैं। तो फिर ऐसे ही जंगल फार्मर ऑफ द फॉरेस्ट बोला जाता है भालू को। और ये हम इस स्पीशीज़ को लुप्त होना और इस स्पीशीज़ को, भालू को खोना भारत देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो जब हम प्रधानमंत्री जी चीता तक ला के यहाँ इंट्रोड्यूस करने के प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं उसको तो हमें उसको संरक्षण करना, उसको सुरक्षा देना हमारा कर्तव्य है। तो वही हम करना चाह रहे हैं। तो ये जो पुनर्वासन करते हैं भालुओं में बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है कि यदि उसका हर भालू का, हमारे पास जैसे मैंने बोला 628 भालू हमने रेस्क्यू किए थे, हर एक भालू का वज़न हर महीने, हर 2 महीने उसका वज़न लेना, फिर उसका ट्रीटमेंट शेड्यूल अलग था। हमारे पास 17 पशु चिकित्सक काम करते हैं और हर भालू का डाइट अलग, कभी कभी क्योंकि जिसका दांत प्रॉब्लम था उसको हम स्पेशल दलिया के साथ हम एक पॉरेज बनाते थे, उसमें डेट्स, खजूर, हनी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए एक मिनरल मिलता है भालू को उसमें से। तो ये सब एक क्यूरेट करना पड़ता है ऑलमोस्ट। हमारे डॉक्टर्स जो है वो एक न्यूट्रिशन लेवल पे डिसाइड करते हैं कि ठीक है इस भालू का ये डाइट होगा, इस भालू का ये डाइट होगा। तो हमारे कीपर जो है उनको एम्पावर करके हम ये काम कराते हैं। तो आप लोग कभी आइए, और मैं ये भी कहूँगा व्यूअर्स भी वाइल्ड लाइफ एसओएस को कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसको भी आके देखना है ये एफर्ट को कि हमारे देश में भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल। और ये 1995 से हो रहा है। And the kind of work that you are doing, it's really commendable. किस तरह slot bears की संरचना हो रही है grassroots level पे अर्जुन? Yeah, well, this is possible because of the junoon, the passion in the person. That's the reason why we still have wildlife in the country. It's being preserved, and there's a future for that wildlife. Veronica, thank you so much, Karthik ji, for being with us on the Doordarshan Morning Show. And it's a pleasure really talking to you today. And I'm sure our viewers who are watching this program will remember you for your passionate speech on the sloth bear and other animals and how important it is to preserve them. Thank you, and happy World Sloth Bear Day. Happy World Sloth Bear to you as well, sir. That's tomorrow on the 12th of October. And next up also into the wild segment, we have Shot by Chance. We'd like to thank all our contributories to the Shot by Chance. We have 3 images, moving images as well. Let's have a look at it. डीडी मॉर्निंग शो के शॉट बाय चांस सेगमेंट की प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जा रही है। इसका प्रमाण है हमारे पास इस सेगमेंट के लिए भेजे जाने वाले ढेरों फोटो और वीडियो। भरतपुर पक्षी विहार के ये खूबसूरत फोटो हमें भेजे हैं दिल्ली से मृणाल सेन ने। इन चित्रों में जल पक्षी मछली का शिकार कर रहे हैं और इस दृश्य को बड़ी ही दक्षता से कैमरे में कैद किया गया है। और अगला फोटो भेजा है भार्गव ठाकुरिया ने असम से। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि एक वाइन स्नेक मेंढक को लगभग निगलने ही वाला है। और ये तीसरा वीडियो भेजा है मनोज राय ने कूच बिहार से, जिसमें सांप का एक जोड़ा नृत्य करता हुआ दिख रहा है, जो उनकी प्रणय क्रीड़ा का एक हिस्सा है। ये सभी दुर्लभ दृश्य जंगल में मुश्किल से ही मिल पाते हैं। हम दूरदर्शन की ओर से
मृणाल सेन, भार्गव ठाकुरिया और मनोज राय का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। यदि आपके पास भी जंगल में लिया गया कोई दुर्लभ फोटो या वीडियो है तो आप हमें इस एड्रेस पर मेल कर सकते हैं ddmorningshow23@gmail.com।